Hello students, a very good morning to all of you. कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं सब लोग बेहतर होंगे और लॉकडाउन के पीरियड में अपनी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो एंजॉय ज़रूर कर रहे होंगे। कभी कभी मन कर जाता होगा कि चलो आज पढ़ लेते हैं, कुछ अपने पे एहसान कर देते हैं, तो एक आध वीडियो देख लेते होंगे। कुछ देर वीडियो देखते होंगे आप लोग, तो फिर मन करता होगा कोई वीडियो सॉन्ग सुन लेते हैं, उसमें टाइम पास हो जाता होगा। फिर घूम फिर के मन करता होगा 5 मिनट और देखिए, फिर सोचते होंगे सर कहाँ भागे जा रहे हैं, कल देख लेंगे, और कल तो कभी आता ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो, हमें नहीं पता कब तक लॉकडाउन चलने वाला है, कब तक ये सिचुएशन है। तो थोड़ा सा पंक्चुअलिटी को मेंटेन किया जाए। मेंटेन ये करना है, कुछ लोग देखो, हमें याद है चाहे होली का छुट्टी करें, दीपावली का, छठ पूजा का या दशहरा का, इवन नाग पंचमी, रक्षाबंधन, ईद हो गया, बकरीद हो गया, किसी भी त्यौहार की अगर छुट्टी करने की बात आती थी तो बैच में 80-90 लड़कों का ग्रुप ये कहता अगर 2 दिन करेंगे तो सर 3 दिन कर दीजिए, बाकी 50-60 का ग्रुप कहेगा सर 4 दिन कर दीजिए। तो अब जरा सा सोच कर बताइए, आप लोगों को बिना मांगे इतनी ज़्यादा छुट्टियां मिल गई, कैसा लग रहा है? तो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना हानिकारक है। तो जो लोग अभी तक रेगुलर ना हुए हों, रेगुलर वीडियोस को ना देख रहे हों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। स्टार्ट्स न्यू जर्नी, नया शुरुआत करो आज से तुम। हालांकि आज तो चैप्टर समाप्त हो रहा है पहला, पर आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, कोई भी टॉपिक मिस नहीं किए हैं, सब टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आप क्या काम करें, शुरुआत से पहले वीडियो को देखना शुरू करें, सिलेबस से लेकर। हर दिन का अपना टाइम बना लो, इतने टाइम आपको पढ़ना है, क्योंकि दिन भर तो खाली हो, छुट्टियां हैं। इतने टाइम आपको सोना है, इतने टाइम परिवार वालों से बात करनी है, इतने टाइम फ्रेंड्स से गॉसिप्स करना है। पर एक पंक्चुअलिटी के साथ कोई काम करो, नियम के साथ, बिकॉज अगर कुछ हमें करना है तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में क्या मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसकी बात करते हैं। आपको स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा है, ठोस के गुण, इसमें बताए थे कुछ काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और तीसरा डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो आपको बता दें, पार्ट 1 में
मैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से डिस्कस कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज के पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होता था, क्यों आता था, कितने प्रकार का होता था, कैसे डिस्कस होता था, इस लेक्चर के पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। पूरे वीडियो को आप देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलोगे, ऐसा कर सकता। बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण। तो स्टूडेंट्स, समझते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। तो आप मुझे बताओ, चुंबक शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? यार, एक ऐसा पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वो मैग्नेट है। तो आप ये बताइए, क्या इस मार्कर में चुंबकीय गुण है? क्या किसी अन्य पदार्थ में चुंबकीय गुण होता है? क्या दुनिया के सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण होता है? तो इस बात का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम ये जानेंगे कि मैग्नेटिक गुण आता कहाँ से है, फ्रॉम वेयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम, और व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, व्हाई सब्सटेंस हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो समझने की कोशिश करते हैं किसी पदार्थ में चुंबकीय गुण कहाँ से आता है। तो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात अगर बोलें, प्रत्येक पदार्थ का चुंबकीय गुण किससे संबंधित होता है? इलेक्ट्रॉन से, यानी ऑल सब्सटेंसेस। नोट्स में मिल जाएगा, इसमें समझिए, ऑल सब्सटेंसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन से। इसी में आंसर छुपा। और तुम मुझे खुद ही बताओ, प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है ना? और जब प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो स्टूडेंट्स, प्रत्येक पदार्थ में मैग्नेटिक गुण होंगे। किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में नगण्य होंगे, पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक गुण तो होंगे। क्योंकि मैंने बोला कि पदार्थ का चुंबकीय गुण किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन से। और पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं? आइए देखिए। पदार्थ यानी मैटर किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं, सर क्यों इलेक्ट्रॉन से ही हुआ, क्यों नहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुआ? उनका भी आंसर मिल जाएगा। हमें पता है स्टूडेंट्स, एक और बात बताए थे आपको लेक्चर फर्स्ट में। जी हाँ, पहले लेक्चर में परमाणु के बारे में डिस्कस किए हैं, सॉलिड स्टेट के बेसिक कंसेप्ट में। इसीलिए कहता हूँ बेसिक से पढ़ो ना। या दुनिया को पता है पैरामैग्नेटिक क्या है, डाई मैग्नेटिक क्या है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, फेरी मैग्नेटिक क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है, सब तो याद कर लेते हैं, पर वहाँ से समझो जहाँ आपको रटना न पड़े। तो मैंने आपको बताया परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी पदार्थ का निर्माण परमाणुओं से होता है। परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो आयन का निर्माण करता है। यानी अणु, परमाणु या आयन की बात करें
तो सब में क्या छुपा हुआ है? परमाणु ही छुपा है, एटम। तो मैंने आपको बताया था परमाणु के बारे में, एटम के बारे में। एटम इज स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल। परमाणु अत्यंत सूक्ष्मतम गोलाकार कण होता है। परमाणु गोलाकार है जिसके मध्य में धन आवेशित कण उपस्थित होता है और इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पाथ पर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगा रहे हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन। और इस धन आवेशित कण को न्यूक्लियस, नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब यहीं से समझना है, मैंने बोला पदार्थ का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से होता है, परमाणु से होता है। परमाणु में मुख्यतः 3 कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार कण है, ये हमारा एटम है, जिसके मध्य में धन आवेशित कण, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर, समझ लीजिए, यह न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब इन सर्कुलर पाथ को, वृत्ताकार पथ को लिख देते हैं हिंदी में यार, तो कुछ लोग बोलोगे सर हिंदी लिखी है, हालांकि जरूरत नहीं है। इस वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं, सेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं और इसमें कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के कारण किस प्रॉपर्टी को अराइज करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अराइज करता है। तो अभी तक मैंने क्या बोला? मैंने यही कहा ऑल सब्सटेंस, सभी पदार्थों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। और प्रत्येक पदार्थ में सामान्यतः इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कोई ये मत कहना कि सर हाइड्रोजन आयन ले लीजिए, H+ ले लोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो एक अपवाद होता है। मैटर, पदार्थ परमाणु से मिलकर बना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कोई कहे सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं होता? तो समझ लीजिए, परमाणु का निर्माण, एटम का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर होता है। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार कण है। एटम इज वेरी स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल in which at center positive charge is present. Around it in circular path electron revolving of electron give rise to magnetic property. यानी परमाणु के केंद्र में एक धन आवेशित कण उपस्थित होता है जिसमें संपूर्ण परमाणु का भार केंद्रित होता है। इस धन आवेशित कण के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये अराइज करता है। तो अब समझते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे अराइज करता है।
समझिए, पहला ये न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। और स्टूडेंट्स मैं इधर बना देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। देखिए, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल गति। मान लीजिए नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। अभी आपको बताया किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इन एनी एटम अराउंड न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, उसके घूमने के कारण क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। एक ये तरीका। दूसरा, आपने 11th में आपको हमने पढ़ाया था क्वांटम संख्या के बारे में। पहला क्वांटम संख्या था मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या। पर याद करो, तीसरा था चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा था चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि चुंबकीय आघूर्ण कैसे उत्पन्न हो रहा है, कैसे चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहे हैं। एक क्यों हो रहा है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो घूमने के कारण उसने चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट को उत्पन्न किया। एक बात। दूसरी बात, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा ही है, पर वो अपने अक्ष पर चक्रण कर रहा है, अपने अक्ष पर स्पिन कर रहा है। उसके स्पिन करने के कारण, उसके चक्रण करने के कारण या तो क्लॉकवाइज में करेगा, स्पिन क्या करेगा? क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे आप देख सकते हैं, या घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में करेगा, तो भी क्या उत्पन्न करता है? मैग्नेटिक मोमेंट। यानी यहाँ पर नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, दिखा दिए, और यहाँ पर वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में इसने क्या उत्पन्न कर दिया? चुंबकीय आघूर्ण। और उस कारण क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय गुण। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, प्रत्येक पदार्थ में स्पष्ट समझ लेना, समझना, रटना मत। प्रत्येक पदार्थ में कुछ चुंबकीय गुण होता है। पदार्थ का चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन से संबंधित होता है, अर्थात परमाणु में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की तरह कार्य करता है। और अगर चुंबक की तरह कार्य करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा। यानी मैं कहना चाहता हूं, ऑल सब्सटेंसेस have some magnetic property and these magnetic properties are related to electron. So electron present in any atom behaves like a small magnet and this small magnet produces magnetic moment and this magnetic moment is caused or produced by two ways. ये चुंबकीय आघूर्ण दो तरीके से उत्पन्न होता है। पहला, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व किए, इस फिगर में मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से सूचित करते हैं, आगे बताएंगे। और दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन है अपने एक्सिस पर यानी अपने अक्ष के परितः
वह क्या करता है, चक्रण करता है, स्पिन करता है, तो क्या उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। इसी मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर या इस पदार्थ को जब मैं चुंबकीय क्षेत्र में रख रहा हूं तो इसके गुणों के आधार पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलग अलग हमें प्राप्त होता है। जैसे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया, डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया, फेरी मैग्नेटिक हो गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया। एक एक करके डिटेल में करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने में आसानी होगा आपको। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण जो दो कारणों से उत्पन्न होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के कारण और इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस पे स्पिन करने के कारण उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट के कारण जो सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो कौन कौन सा होता है, आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इधर से बताते हैं। पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रति लौह चुंबकीय, फेरी मैग्नेटिक फेरी चुंबकीय। ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, हम खुद ही पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे। तो समझिए, बात करते हैं पैरामैग्नेटिक का। वैसे पदार्थ, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, इसको हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। कहाँ पर रख रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वैसे पदार्थ यानी लो और आसान हो जाएगा, किसको रख रहे हैं, पदार्थ को, सब्सटेंस। वैसे पदार्थ जिन्हें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होता है, दुर्बल रूप से वीक अट्रैक्ट होता है। वैसे पदार्थ जिन्हें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, such substances when kept in external magnetic field get weakly attracted by it is called paramagnetic substance। वैसे पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं, और इनके इस गुण को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं, अनुचुंबकत्व। फिर से देख लेना, और यह तुम लोगों के पास तो सुविधा है ना। मान लीजिए कभी आपको लगे, वैसे मैं फास्ट नहीं रहता हूँ, कभी आपको लगे कि सर थोड़ा आगे बढ़ गए, तो आप बैक करके सुन सकते हो। बार बार एक ही बात को बोलने में समय क्यों बर्बाद करना। तो मैंने कहा वैसे पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, जिनके अणु में, परमाणु में, आयन में, देख लो यहाँ पे तीनों आ गए, जिनके मॉलिक्यूल में, एटम में और आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 से ज़्यादा होता है, उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है पैरामैग्नेटिज्म, अनुचुंबकत्व। यानी मैंने क्या बोला, चुंबकीय आघूर्ण 0 से ज़्यादा, एटम, मॉलिक्यूल, आयन में क्या उपस्थित होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से
दुर्बल रूप से आकर्षित होगा वही क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट ईयर में मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना होता है, ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, जिसको म्यू से सूचित करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट हिंदी में तो बोल ही रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण जिसे म्यू से सूचित करते हैं। म्यू होता था n+2 अंडर Vm, ये सूत्र था। यहाँ पे n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी n बता रहा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और चुंबकीय आघूर्ण का स्टूडेंट मात्रक होता है Vm 4 मैग्नेटॉन। अब मान लीजिए कभी आपको हम बोलें एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से उससे बोले आयरन 26 होता है, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। कैसे एटॉमिक नंबर लिखते हैं वो आपको सिखा चुके हैं, पर अभी के लिए जो जरूरी है वो जाएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 4 6 10 हो गया, 12 6 18। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, 3p6 4s2 3d6 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26, यही ना। आपको कभी डिटेल में हम जरूर बताएंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, पर अभी के लिए जो मुझे ज़रूरत है वो आप समझ लो। अभी मैं आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाना चाहता हूँ। और आपको ये मैं बता दूँ, फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा चुके थे। आपको ये पता है s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, ध्यान में, s सबसेल में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5, f में कितना होता है 7। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, ध्यान दीजिए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको 2 का पहाड़ा आना चाहिए। कुछ लोग ये मत सोचने लगना बहुत बड़ी बात हो गई। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें गुणा कर दिए 2, 3 है 6, 5 है 10, f है 7 14, यानी जहाँ s वाला होगा उसमें 2 भर दोगे, p वाले में 6, d वाले में 10 और f वाले में 14। तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। आप यहाँ तक देखिए, अगर आप यहाँ तक देखो 2 4 6 10 2 12 और 6 18, s में 2 होना चाहिए, पूरा भरा है, ये भी 2 भरा है, p में 6 होना चाहिए, ये भी भरा है, d में आएंगे, तो ये तो पूरा का पूरा फिल है। और ये किसको बता रहा है? 18 आर्गन का होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखना है। अब ये बाहर वाले हैं, ये आपने बना दिया 4s, क्या बना दिया 4s। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं d का 1 2 3 4 5, d का कितना ऑर्बिटल बनाना पड़ा? 5 ऑर्बिटल।
तो देख लो डी के हमने कितने ऑर्बिटल 5, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए 1 2, डी में 6 था 1 2 3 4 5 6। आप ये जान जाइए पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। ये सब फर्स्ट ईयर का है। मैं जो बताना चाहता हूँ वो समझ, मैं इस फॉर्मूले को सिखाना चाहता हूँ। कई बार आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स कि आयरन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। सपोज करो आपसे पूछ दे चुंबकीय आघूर्ण किसका, लोहे का, क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पहले आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट। मान लो आपने लिख लिया 4s2 3d6। अब यार जिनको नहीं आएगा उनको घबराना नहीं है, फर्स्ट ईयर का अपना नोट्स उठा लेना जहां मैंने आपको पढ़ा रखा। एस में 2 था, ये पूरा भर गया, खाली कौन सा है, डी वाला। देख लो डी में 10 होना चाहिए, 6 है। कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं बना। देखो जोड़े की बात हो रही है, जोड़ा समझ रहे हो ना, जहां समझाना चाह रहे हैं वहीं पहुंचिएगा, कहीं और नहीं। जोड़ा सब यानी 2 इलेक्ट्रॉन की बात। 6 भरने थे, पहले एक एक करके भरा, 1 2 3 4 5 1 6। कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका जोड़ा नहीं बना? 1 2 3 4, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान कितना आ गया? 4। यानी n का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब आप क्या करो, इस फॉर्मूले पर रखो, n का मान 4 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 अंदर 6 24। सॉल्व कर सकते हो। बोर मैग्नेटॉन, यानी हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालने आ गया। अब अगर आपको बोल दे क्रोमियम का निकालो, जिंक का निकालो, कोबाल्ट का निकालो, Cu+ का निकालो, क्यूप्रस आयन का, या Cu+2 क्यूप्रिक आयन का, आप क्या करोगे? सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो और देखोगे उस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। जितना होगा उसका वैल्यू इस फॉर्मूले में आप रख दीजिएगा। और अगर आपका म्यू का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया तो आप क्या कह सकते हो? कैसा गुण होगा उसमें? पैरामैग्नेटिक गुण होगा। तो पैरामैग्नेटिक के लिए मैंने क्या बताया? वैसे पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, जिनके परमाणु में, अणु में, आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। और इनके इस गुण को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। इसमें बीच में मैंने आपको कंपटीशन के लिए चुंबकीय आघूर्ण निकालना सिखा दिया, मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला। लोहे का निकालना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 आ गया, फॉर्मूला में लिख दिए 24, यानी 0 से बड़ा पैरामैग्नेटिक। अब हम बात करते हैं डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी पैरामैग्नेटिक तो हो गया पहले। अब बात करते हैं डाईमैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय। डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का उल्टा। मैं क्या बोलूंगा? वैसे पदार्थ जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, बाहरी चुंबकीय रूप क्षेत्र में, बस ये याद रखना
पहले वाले में आकर्षण था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिपल्सन। वैसे पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, जिनके परमाणु में, अणु में या आयन में सबका सब इलेक्ट्रॉन जोड़ा बना के रखता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, उसे डाईमैग्नेटिक कहते हैं। यानी यहाँ पर n का मान 0 होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान 0, n का मान 0 हो जाएगा, म्यू का मान 0 हो जाएगा, और ये पदार्थ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा दुर्बल रूप से। तो इसी पदार्थ को क्या बोला जाएगा? डाईमैग्नेटिक पदार्थ। यानी वैसे पदार्थ जो बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाकर रखते हैं, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण भी शून्य होता है, उसे डाईमैग्नेटिक कहते हैं। Such substances when placed in external magnetic field get weakly repulsed, called diamagnetic substances. For diamagnetic substances, unpaired electron is 0. It means all electrons are paired. For it, magnetic moment value is 0. एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए मैं आपसे जिंक का बात करूं, ध्यान देना, यही पर कर देते हैं। जिंक का परमाणु संख्या कितना? 30 हो गया। तो 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18, 2, 20 और डी पे कितना हो जाएगा? 10। तो आप ऐसे ही बताओ, एस में 2 होना चाहिए, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। हर जगह एस में 2 है, पी में 6 है, डी में कितना है? 10। तो ये बनाने का भी जरूरत नहीं। तो आप ये बताइए, यहाँ पर एन का कितना माना जाएगा? 0। क्या कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? सबका सब जोड़ा बना हुआ है, देख लो जोड़ा बना हुआ है। तो n का मान 0, यहाँ पर n का मान 0 रख दो, म्यू 0, 0 प्लस 2। यार कुछ बायोलॉजी वाले, या सॉरी बायोलॉजी क्यों बोले, सबका वही हाल है। कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो। 0 का मल्टीप्लाई सब में होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? 0। और मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा तो कैसा पदार्थ हो गया? डाईमैग्नेटिक पदार्थ। यानी पैरामैग्नेटिक वाला क्या था? दुर्बल रूप से आकर्षित करेगा। वैसा पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। डाईमैग्नेटिक वाला दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होगा। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ की। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो बहुत डायरेक्ट यहाँ भी सेम डेफिनेशन। सच सब्सटेंस वैसे पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, प्रबल रूप से अट्रैक्ट होते हैं।
वैसे पदार्थ जो बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र में अत्यंत प्रबलता से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर भी उसमें चुंबक का गुण उपस्थित होता है, उस पदार्थ को फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं और उनके इस प्रॉपर्टी को फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। Such substances which get very strongly attracted by external magnetic field. However, when external magnetic field is removed, they also show, even though they show magnetic property. Such substances are called ferromagnetic substances. और एक और बात इसके बारे में आपको बताते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान दें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है वो सब एक ही दिशा में होता है। देखो, या तो सब ऊपर की तरफ होगा या सब नीचे की तरफ होगा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से आकर्षित होंगे। अब बात करते हैं चौथा, प्रतिलोम चुंबकीय एंटी फेरो मैग्नेटिक। ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर मैं रिपीट कर दूं तो सबसे पहले आपको पैरामैग्नेटिक पढ़ा है, वैसा पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। पैरामैग्नेटिक जो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो, डायमैग्नेटिक। और वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता के साथ आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय गुण रखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ की, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वो तीनों क्लियर है तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो आपको बता दें, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वैसे पदार्थ जो अपेक्षाकृत, यानी जितने का उम्मीद किया गया, वैसे पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसे पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम अनुचुंबकत्व, वैसे पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, सो लेस, कम अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, उन पदार्थों को प्रतिलोम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यह कम अनुचुंबकत्व क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, एक्चुअल में क्या है, इसलिए कम करता है, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ है तो दूसरे का नीचे की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को काट दे, फिर इसका ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ काट दे, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ।
ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट अगर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो उसमें अनुचुंबकत्व का गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसी को क्या बोला जाएगा, एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। फिगर देख लीजिए, डेफिनेशन मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। ऐसे ठोस पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण विपरीत दिशाओं में तथा समान होता है, जिससे चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान क्या होता है, 0 होता है। इंग्लिश में देख लीजिए, When equal numbers of unpaired electrons are present in opposite direction, देखिए ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन। When equal number of unpaired electrons are present in opposite direction, then their magnetic moment, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्लॉकवाइज तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। Then their magnetic moment compensate each other. Such substances are termed as anti-ferromagnetic substances. तो हमने क्या बोला, when equal number of unpaired electrons are present in opposite direction, यानी एक ऊपर एक नीचे, when equal number of unpaired electrons are present in opposite direction, then their magnetic moment cancels or compensate each other, due to which their magnetic moment is 0. Such substances are termed as antiferromagnetic substances. जब किसी पदार्थ में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशाओं में होते हैं तो वे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, जिससे चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। तो इन पदार्थों को एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। फिगर देख लीजिए। अब स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉपर्टी आपका फेरी मैग्नेटिक, फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो आप देख लीजिए, यहां पर एक ऊपर, 1 2 3 नीचे, एक ऊपर 2 नीचे। तो आप ये बताइए, अब आप इस फिगर से ही आंसर दे सकते हैं। इस फिगर से आप आंसर दे दो, क्या समान संख्या में इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, जब असमान संख्या में, फिगर को देख लीजिए, जब असमान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जब असमान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशाओं में उपस्थित होते हैं तो उनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। देखो, इसका ऊपर होगा 2, 3 का नीचे होगा, फिर ऊपर 2 का नीचे, तो उनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं, जिस कारण चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 से ज़्यादा होता है। इन पदार्थों को फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी मैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, फिगर को देखते रहिए। When unequal numbers of unpaired electrons are present, then their magnetic moment do not compensate each other or do not cancel each other, due to which magnetic moment is greater than 0. Such substances is called ferrimagnetic substances. तो स्टूडेंट्स, ये था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कहाँ से सफर शुरू हुआ था? आज की क्लास में
क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया। सबसे पहले मैग्नेटिक गुण क्यों आते हैं, शॉर्ट में देख लो। मैग्नेटिक गुण इलेक्ट्रॉन के कारण आते हैं, यानी दुनिया के सब पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है, तो सब में चुंबकीय गुण हो, कुछ ना कुछ तो हो। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के कारण और अपने एक्सिस पर स्पिन करने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। उस चुंबकीय आघूर्ण के कारण, उस मैग्नेटिक मोमेंट के कारण किसी पदार्थ को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 5। पहला पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बताए थे, जब किसी पदार्थ को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जब किसी पदार्थ को, यहाँ से मिट गया स्टूडेंट्स, जब किसी पदार्थ को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो दुर्बल रूप से आकर्षित होता है। उसके अणु परमाणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य से बड़ा होता है, उसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। डायमैग्नेटिक में उल्टा, जब किसी पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होता है, सबका सब इलेक्ट्रॉन जोड़ा बना के रखता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, उसे बोला जाता है डायमैग्नेटिक। उसके बाद आपको फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होता है, वैसा पदार्थ जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रबलता से आकर्षित होता है, प्रबलता से आकर्षित होता है, चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर फिर भी उसमें चुंबकीय गुण होते हैं, उसके सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होते हैं, उसे फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक में अयुग्मित, समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का मान 0 हो जाएगा, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक, असमान इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशाओं में, एक ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया, फिर एक ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया, तो चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, तो फेरीमैग्नेटिक, म्यू का मान 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हुआ। और स्टूडेंट्स, एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए रहेगा, एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, बड़ा मन लगेगा आप लोगों का पढ़ने में, न्यूमेरिकल से उसमें केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, कल से स्टार्ट कर देंगे। और साथ में स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते, जब मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूँगा आपको, तो बीच बीच में आपको सॉलिड स्टेट के जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहो। तो आपको प्रयास ये करना है तो कि आप पहले से भी लगाएं, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चन का सलूशन दूँ आप लोग आसानी से कर पाएँ। होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर सबको समझ आया होगा। तो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।